हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए। ओके, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होते हैं? जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट। या वो सब्सटेंसेस जो अपनी एंटिटी खो देते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। शुगर अपनी आइडेंटिटी खो देता है क्योंकि शुगर सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो जो सॉल्यूशन है उसका नेचर लिक्विड है, तो शुगर की या सॉल्ट की आइडेंटिटी अगर सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो खो जाती है। अगर हम लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर मिलाते हैं या बनाते हैं, जैसे कि अगर हमने इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व किया तो दोनों लिक्विड हैं, तो जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। अब वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है, रिलेटिव अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, वही कहलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कई सारे टर्म्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। या कॉन्सेंट्रेटेड वो है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ओके, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्हीं चीजों को कि कब वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें, कब हम मास के टर्म्स में लिखें, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मास परसेंटेज। काफी सिंपल सा ये टर्म है। इट रिप्रेजेंट्स क्या? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। या हम सिंपल शब्दों में कहें तो अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट x% बाय मास है, ठीक है, x% बाय मास है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट होगा। ठीक है, x ग्राम सॉल्यूट होगा। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा? x ग्राम सॉल्यूट होगा। तो बाकी क्या बचा? इसमें बचा 100 माइनस x ग्राम, और 100 माइनस x ग्राम क्या होगा जी? सॉल्वेंट होगा। दो ही तो कंपोनेंट हैं। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दो ही कंपोनेंट हैं, तो बचा हुआ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं परसेंटेज बाय मास। कैसे? W अपॉन बड़ा W, ठीक है, छोटा W क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट है, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट है। एंड कैपिटल W क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखें इसको। ये क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज बाय मास हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर किसी सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जाए x% W बाय V, x% मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, x ग्राम सॉल्यूट है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेंसिटी आ जाए तो डेंसिटी से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन में से x को अगर माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ सकता है। बट हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इसमें डेंसिटी पर, अगर हमें इस टर्म को कन्वर्ट करना है परसेंटेज मास बाय मास में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज W बाय V, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूट लिया जाता है ग्राम में और ये लिया जाता है मिलीलीटर में इनटू 100। ठीक है, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज जनरली ये दिया जाता है किसके लिए? गैसेस के लिए और लिक्विड्स के लिए। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज W या परसेंटेज V बाय V और परसेंटेज वॉल्यूम, एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सच सॉल्यूशंस इन विच बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में अगर है तो इसके लिए वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाता है। सो इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसे दिया जाए परसेंटेज, ठीक है, x% V बाय V, ठीक है, इसका मतलब यह है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में x ml
सॉल्यूट है और जो रिमेनिंग है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, परसेंटेज V बाय V। ठीक है, स्मॉल v रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लेट्स से इट इज इन ml। कैपिटल V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से इट इज इन ml इंटू 100। इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल परसेंटेज की। ठीक है, तो मोल परसेंटेज काफी सिंपल है, और मोल परसेंटेज मतलब जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, इसको अगर हम टोटल मोल से डिवाइड कर दें, ठीक है, इंटू 100, दैट डिफाइंस द मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दिया जाए 5% मोल या 5 मोल परसेंटेज, 5 मोल परसेंटेज ऑफ NaCl इन वाटर। इसका मतलब है अगर हमारे पास टोटल जो मोल्स हैं सॉल्यूशन में वो अगर 100 है, इसमें दोनों के मोल्स आ गए। ठीक है, NaCl के भी आ गए, इसमें दोनों के मोल्स आ गए, NaCl के भी आ गए और H2O के भी आ गए। ठीक है, तो टोटल अगर 100 मोल्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स NaCl के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात गैसेस की करते हैं तो परसेंटेज मोल और परसेंटेज वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गैसेस के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं nRT/P। जनरली जब इस तरह की बात होती है तो हम टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल्स, और जो मोल परसेंटेज आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे भी काफी ज्यादा काम आने वाली है। और मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल A हमारा सॉल्यूट है और उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N है। ठीक है, और B हमारा सॉल्वेंट है और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं NB। तो ये सॉल्वेंट के मोल्स हुए और ये मोल्स हुए किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, तो अगर हम इस रेशियो को लिखते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं XA, एंड व्हाट इज XA, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये कितना हो जाएगा, Na, ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, क्योंकि एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। वैसे हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस NB। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और दो कंपोनेंट्स दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं, और सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम, जैसे XA और XB दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, और सब सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मोलैरिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, वही उसकी मोलैरिटी है। ठीक है, जो मोलैरिटी को हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर जो भी हमारे पास मोल सॉल्यूट के हैं वही होती है उसकी मोलैरिटी। जबकि मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है अगर हमारे पास सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्वेंट है। माइंड यू, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं, और इस सॉल्वेंट में लेट्स से n नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट में n मोल सॉल्यूट के हैं तो ये n हो जाएगी इसकी मोलालिटी। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा अंतर है। ये जो मोलालिटी टर्म है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां मोल्स हैं,
क्योंकि यहाँ मोल्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं और मास भी नहीं करता है। लेकिन जो मोलारिटी टर्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। एक बात। दूसरी बात, हम इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 1 kg सॉल्वेंट है आपके पास, अब इसमें सॉल्यूट का भी मास आ जाएगा n इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो इन दोनों को हम सम कर लें, सॉल्वेंट का प्लस सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, और सॉल्यूशन के मास से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ला सकते हैं बाय यूजिंग डेंसिटी। ठीक है, और उससे हम मोलालिटी और मोलारिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को हम यूज करके मोलालिटी और मोलारिटी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां देखो, जो स्मॉल m है ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बार बार गायब हो रहा है। कैपिटल M मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो D है दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, एंड द स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस तरीके से हम मोलालिटी और मोलारिटी को इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, या अगर कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में बहुत ही कम क्वांटिटी में है, ठीक है, लेट्स से कि 0.000001 ग्राम पर लीटर है, तो उस बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन काम में लिया जाता है। द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट्स से 10⁶ ग्राम 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, या इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁶ ग्राम सॉल्यूट भी ले सकते हैं, सॉरी 10⁶ ग्राम सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है। अगर उसमें x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, सो दिस x विल बी नॉन एज पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने ये माना कि यार ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। लेट्स से अगर ये 0.1 रहा या 1 भी रहा, तो 10⁶ ग्राम में 1 ग्राम को ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन अगर है तो अप्रोक्सीमेटली हमने वही ले लिया। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों की सेम यूनिट इन ग्राम इंटू 10⁶ विल रिप्रेजेंट पार्ट्स पर मिलियन। या फिर जैसे कि हमने देखा यहां पर, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इस तरीके से भी हम पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा जी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास आपको दिया हुआ है, इससे हम इसका क्या निकाल लेंगे? मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, सो 23 प्लस क्या होगा 17, 40 ग्राम। और मोलालिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 40, दो मोल्स हो जाएंगे, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और केजी में मास लेना है तो ये आ जाएगा 0.250। ठीक है, सो केजी में हो जाएगा 0.250। तो इस तरीके से हम मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट नीडेड टू प्रिपेयर दिस मच 250 मिलीलीटर्स ऑफ 1 m CuSO4। तो अब हमें मास निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मोलारिटी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स CuSO4 के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोलारिटी 1 इंटू वॉल्यूम, जो कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। और एक बार मोल्स आ गए तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो कि दे रखा है, और मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मोलारिटी, जो भी हमने मोल्स निकाले हैं, हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफी आसान से क्वेश्चन ये होते हैं, मोलालिटी। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मिक्सिंग की बात होती है। जैसे हमारे पास एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका V1 लीटर है और मोलारिटी M1 है। दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉल्यूम V2 है लीटर्स में और मोलारिटी M2 है। इन दोनों को मिक्स करने पर जो फाइनल NaCl आएगा उसकी क्या मोलारिटी होगी?
तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को मोल्स से करना चाहिए, क्योंकि मोल्स कभी धोखा नहीं देते हैं। जितने मोल्स यहां प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, प्लस जितने मोल्स यहां प्रेजेंट होंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, इन दोनों का सम हम कर दें, ठीक है। सो दैट विल गिव यू टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स को हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2, ठीक है। सो टोटल मोल्स दैट इज सम ऑफ दीज टू अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज सम ऑफ दीज टू विल गिव यू टोटल मोलारिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें हमने वाटर मिक्स किया, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका वॉल्यूम है V1 और मोलारिटी M1, और इसमें हमने क्या किया, और इसमें हमने मिक्स किया क्या, वाटर मिक्स किया, ठीक है, वाटर मिक्स किया V2 लीटर्स, ठीक है। ये भी लीटर में, ये भी लीटर में। तो एक चीज है जो नहीं चेंज होगी, वो है मोल्स, ठीक है। तो जो मोल्स है वो तो उतने ही रहेंगे जो यहां से आ रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा वाटर मिला करके उसको डाइल्यूट किया है, ठीक है। सो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, M1 इंटू V1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस V2 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इससे हम फाइनल मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं n फोल्ड डाइल्यूशन कर दिया या n टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है हमारा V1 प्लस V2 दैट इज n टाइम्स दैट ऑफ V1, ठीक है। जो भी हमारा इनिशियल वॉल्यूम था V1 उसका n टाइम्स, तो इसको n टाइम्स डाइल्यूशन या n फोल्ड डाइल्यूशन भी हम कह सकते हैं, ओके। जैसे कि हम इसकी बात करें तो हमारे पास में मान लो कि ये NaCl का सॉल्यूशन है जिसमें V1 वॉल्यूम M1 मोलारिटी है और हमने वाटर मिक्स किया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, और जो मोल्स हैं बेटा वो तो वही रहे जो फर्स्ट से आ रहे थे, और टोटल हम मोलारिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इस फॉर्मूले से देखा M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सो 50 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 इज मिक्स्ड विद दिस, तो दो सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं, हमें फाइनल मोलारिटी निकालनी है। तो जो मोल्स यहां से आ रहे हैं वो कितने होंगे, 50/1000, ये वॉल्यूम इन लीटर हो गया, इंटू 0.2, आप मिलीमोल्स भी ले सकते हो, तो अगर मिलीमोल्स लेते हो तो वॉल्यूम भी मिलीलीटर्स में ले सकते हैं, ठीक है। बट ये मोल्स आ गए फर्स्ट सॉल्यूशन से, सेकंड सॉल्यूशन से आ गए 50/1000 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 इन लीटर्स। अब 1000 कट जाएगा और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल मोलारिटी डाइल्यूशन से भी और मिक्सिंग से भी, ओके। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, 1.1 ग्राम CaCl2 इज एडेड टू वाटर फॉर्मिंग 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हमने डाइल्यूट किया है। सो 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन एंड डाइल्यूटेड 10 फोल्ड्स, ठीक है। अब इसमें इनिशियली क्या था, इनिशियली जो मोलारिटी थी या इनिशियली जो मोल्स थे CaCl2 के, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका जो वॉल्यूम है वो पहले 500 ml था, अब उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। जो 20 ml सॉल्यूशन है उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है। तो इसमें फाइंड द मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस इन 2 मिलीलीटर ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करें, हम निकाल लें मोलारिटी इनिशियल सॉल्यूशन की। सो इनिशियल सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो 1.11 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCl2 आ जाएगी, कैल्शियम का 40 और इसका 35.5 इंटू 271 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गई मोलारिटी मोल्स पर लीटर में। अब इसका 20 ml लिया, 20 ml लिया मतलब इसमें कितने मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे CaCl2 के मोल्स। सो मोलारिटी 1.11 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl2 इंटू 0.5, ये इसकी मोलारिटी है, इंटू तो 500 ml था ये, और 500 ml का हमने क्या किया 20 ml लिया, तो 20 ml लिया तो यहां पर आ जाएगा 20/1000, ठीक है। सो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये इसकी मोलारिटी है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, सॉरी इस मोलारिटी है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वॉल्यूम से, तो ये मेरे मोल्स आ गए। अब इसको 10 फोल्ड्स डाइल्यूट किया है, इसका मतलब जो 20 ml है उसको 10 फोल्ड डाइल्यूट किया है, मतलब 200 ml बना दिया है। तो जो नई मोलारिटी आ जाएगी
वो कैलकुलेट होगी इसके मोल्स डिवाइडेड बाय क्या 10 फोल्ड्स डाइल्यूशन, मतलब 0.2 लीटर्स। ठीक है, तो 20 ml नहीं रहा, वो 200 ml हो गया है। तो जो फाइनल मोलैरिटी आएगी CaCl2 की आफ्टर डाइल्यूशन, दैट विल बी मोल्स अपॉन 0.2 लीटर्स। तो इस पूरे टर्म को 0.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब हमने 2 ml लिया तो मोलैरिटी हमारे पास प्रस्तुत है, वॉल्यूम हमारे पास प्रस्तुत है 2/1000। उसमें कितने मोल्स होंगे Cl माइनस के वो हम निकाल लेंगे। पहले NaCl के मोल्स निकाल लेंगे, सॉरी पहले CaCl2 के मोल्स निकाल लेंगे, और एक CaCl2 का अगर मोल है तो उसमें 2 Cl माइनस होंगे, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फाइनल मोलैरिटी हमारे पास में, और जो वॉल्यूम आपको दिया है जिसमें मोल्स निकालने हैं वो 2 ml है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1000 से, और जो भी मोल्स आएंगे CaCl2 के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl माइनस के मोल्स आ जाएंगे। ये कैलकुलेट मैंने किया था, 8 × 10⁻⁶ आएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूडियोमेट्री की। सो यूडियोमेट्री जो है इट इज बेसिकली द गैस एनालिसिस। ठीक है, यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस इन्वॉल्व कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व गैसियस कंपोनेंट। ठीक है, तो कम से कम 2 कंपोनेंट तो गैसियस होने ही चाहिए। ठीक है, तब हम यूडियोमेट्री इसको मानते हैं। द अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वॉल्यूम। तो यहां पर हम गैसेस के लिए मोल्स ना लेकर के वॉल्यूम लेते हैं, और हम जानते भी हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट N इफ T एंड P आर कांस्टेंट। तो T और P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम कर सकते हैं। ओके, सो सम बेसिक अजम्पशंस ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आर गिवन। सबसे पहले गै-लुसाक्स लॉ, ये बोलता है कि जो लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन है वो सही रहता है इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑल आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियर ए सिंपल रेशियो। इसका मतलब जैसे अगर हम मोल्स के टर्म्स में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करके 2 मोल NH3 बनाता है। ठीक है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करके 2 मोल NH3 बनाता है। यहां पर हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्शन करके 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्शन करके और 2 वॉल्यूम NH3 बनाता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम में भी सॉल्व डायरेक्टली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन प्लेस ऑफ मोल। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एक्चुअली मोल को ना रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द गैस, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल H2 बनाता है, लेकिन जब अपन वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे तो गैस इक्वेशन, मतलब जो है आइडियल गैस इक्वेशन से हम सोचते हैं तो वो केवल गैसियस कंपोनेंट पर लगता है, लिक्विड पर नहीं लगता है। लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा और H2 जो बनेगा वो बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखें एयर जो है, जब बात एयर की होगी तो हम ये मानते हैं कि एयर एक मिक्सचर है किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और इसमें करीब 99% ये मिक्सचर होता है, बाकी कंपोनेंट्स बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि 99% क्योंकि एयर में O2 और N2 ही हैं, तो हम जब भी एयर दिया जाएगा तो उसको O2 और N2 का ही मिक्सचर मानेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी मानेंगे इसमें कि जो O2 है, ठीक है, उसका परसेंटेज जो है अगर नहीं दिया जाए तो 20 और नाइट्रोजन का 80 हमें लेना रहेगा। ठीक है, तो 80 नाइट्रोजन और 20 क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन। ओके, सो मतलब हम ये लेंगे इसको 8 मतलब 4:1 में, 4 पार्ट नाइट्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन गैस इज कंसिडर्ड एज नॉन रिएक्टिव गैस। तो जो नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव गैस नहीं है। ठीक है, और जब भी कंबशन होगा, ठीक है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होने के कारण ये क्या होगी, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी। ठीक है, यूडियोमेट्री इज परफॉर्म्ड इन अ यूडियोमीटर ट्यूब and the tube cannot withstand high temperature. That is why nitrogen cannot participate in reactions that occur or that take place in यूडियोमीटर ट्यूब। ओके, तो जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में मैंने बोला कि एयर का बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन रहता है,
78% नाइट्रोजन एयर में रहती है और 21% ऑक्सीजन रहती है। बट अगर मान लीजिए कोई डाटा नहीं गिवन है तो हमें 4:1 देना है और नाइट्रोजन को हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है। हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पर ये हाईली थर्मल स्टेबिलिटी इसमें रहती है और ये नॉन रिएक्टिंग रहेगा यूडियोमेट्री में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम पार्शियल प्रेशर्स के लिए लगाते हैं वैसे अमगेट्स लॉ हम लगा सकते हैं वॉल्यूम के लिए। जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस के, उनके लिए पार्शियल वॉल्यूम्स का सम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो वॉल्यूम आपको दे दिया जाए, ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम, तो हम जानते हैं कि भाई V = nRT/P। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का जो हम काम, मतलब जो वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वही मोल्स का भी रेशियो रहेगा और वो काम हम जो मोल्स के लिए करते हैं वो वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो CO2 है, SO2 और HCl2, ये एसिडिक गैसेस होती हैं, ये KOH में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है अमोनिकल Cu2Cl2 में, ठीक है, अमोनिकल Cu2Cl2 में डिसॉल्व हो जाती है। टर्पेंटाइन ऑयल में ओजोन गैस डिसॉल्व हो जाती है। अल्कलाइन पायरोगेलोल में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाती है और NH3 और HCl ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। और वाटर अगर जो है वेपर के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये CaCl2 और COSO4 दोनों में से किसी के साथ भी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो H2O अगर गैस है तो CaCl2 COSO4, अमोनिया HCl वाटर में, ऑक्सीजन अल्कलाइन पायरोगेलोल, ओजोन टर्पेंटाइन ऑयल, कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिकल Cu2Cl2 और ये एसिडिक गैसेस KOH में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, एक्वस KOH में। अब क्या है, मान लीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। So 10 ml of CO is mixed with 200 ml of air by volume in a container at 1 atm. So find final volume in milliliter of container at 1 atm after complete combustion. मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब हमने देखा कि यार 10 ml है CO का, तो हमने मोल्स की बात करी वो यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में चलेंगे। ठीक है, CO का, और ये किससे रिएक्शन करेगा, हाफ O2 गैस से, और ये बना क्या लेगा, CO2 गैस बना लेगा। अब एयर मिक्सचर है, इसमें 20% दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो हम ये मानते कि भाई O2 20% है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम O2 का आ जाएगा एयर में जो वॉल्यूम O2 का आ जाएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 20/100, सो दैट मीन्स 5 ml आ जाएगा। बाकी का 20 ml अनरिएक्टिव गैस रहेगी, वो तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी। तो हमें 5 ml तो इसका ऑक्सीजन का मिल गया है और CO का भैया 10 ml मिल गया, ये रिएक्शन करेगा। अब ये रेशियो भी कुछ ऐसा है कि 10 ml से 5 ml ही रिएक्शन करता है। तो आफ्टर द रिएक्शन ये कुछ नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा और ये 10 ml बन जाएगा। अब आपसे पूछा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बना है प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर मिक्सचर जो बच गया है। ठीक है, एयर लेफ्ट, क्योंकि उसमें से तो ऑक्सीजन गायब हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना रह जाएगा 20, क्योंकि 5 ml तो चला गया इसमें से, तो 30 ml हमें मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यूडियोमेट्री में पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते थे कि जो CO2 बना है, ठीक है, हम जानते हैं कि CO2 इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है KOH में। तो आपसे पूछा जा सकता था कि भैया KOH से जब ट्रीट कराया तो कितना वॉल्यूम कम हो गया, तो वो हो जाएगा 10 ml और कम हो जाएगा क्योंकि CO2 गैस KOH में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही CO के लिए या और भी गैसेस के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, 3 लीटर गैस मिक्सचर है, किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, दोनों हाइड्रोकार्बन से, दोनों अल्केन्स हैं। कंप्लीट कंबशन कराया एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर पर, प्रेशर भी कांस्टेंट दिया हुआ है और 10 लीटर CO2 बना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना वॉल्यूम ब्यूटेन का इसमें प्रेजेंट है। तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि C3H8 जो है इसका कंबशन हमने कराया है, तो क्या बन रहा है, 3CO2 प्लस 4H2, ये बन रहा है।
ठीक है, 3CO2 4H2 बन रहा है। अब यहां पर क्या है, इसका मैंने x लीटर ले लिया है, क्या ले लिया है, x लीटर ले लिया है। तो ब्यूटेन के लिए हमें एक्चुअली कैलकुलेट किसके लिए करना है, प्रेजेंट व्हाट वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए x ml ले लेते हैं, तो इसका मैं ले लेता हूँ 3 - x ऐसे ले लेता हूँ। और ब्यूटेन के लिए भी इसी तरीके का कंबशन होगा, और क्या बनेगा 4CO2 प्लस क्या बनेगा 5H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके लिख दें हम, तो 6 + 4 10 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ हो गया 8 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 + 5 कितना आ जाएगा 13, तो ये 13/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा कि हम जो इक्वेशंस हैं उनको क्या करें, बैलेंस करके लिख दें। ठीक है, एक बार आप थोड़ा थॉट लीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने इसको 3 - x ले लिया, तो इसको मैं ले लेता हूं x। अब अगर इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 3 है, तो अगर ये 3 - x लीटर रिएक्शन करेगा तो यहां से, आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहां से कितना बनेगा 3 × 3 - x, ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए x है तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम CO2 का कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 × 3 - x, ये हो जाएगा। और ये कितना रह जाएगा 9 + x, और ये किसके बराबर है 10 लीटर जो हमें दे रखा है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 लीटर, और अगर x 1 है तो ये 3 - x क्या हो जाएगा 2 लीटर्स हो जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन का जो वॉल्यूम आ रहा है वो 2 लीटर्स आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है 1 लीटर आ रहा है। और भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से बन सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में इसको रखेंगे और इसको समझेंगे कि अगर मान लो आपसे दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट मिक्सचर है, आपको ये नहीं देते कि 10 लीटर CO2 बना है, आपसे बोलते कि जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना है उसको KOH से हमने पास कराया और 10 लीटर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो CO2 बना है वो 10 लीटर बना है क्योंकि वो KOH में डिसॉल्व हो गया है, और फिर उससे ये इक्वेशन लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें यूडियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस को डील करना है।